नमस्कार। हमारे सामने एक 39 वर्षीय युवक की कुंडली है। आपका जन्म 26 अगस्त 1982 को सुबह 5:30 5:30 AM पर हुआ है। सबसे पहले हम आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात करेंगे। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में है, आपके लिए अच्छा है या बुरा है। उसके बाद आपके जो सवालों के जवाब होंगे, आने वाला फ्यूचर कैसा रहने वाला है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपकी लग्न और राशि से। आपका लगन सिंह लगन है, सूर्य का लगन है। आपका लगन के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं। चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि के अंदर बैठा हुआ है। स्कॉर्पियो आपका साइन है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। राशि के जो स्वामी है वो है मंगल देव। लगन का स्वामी लगन में अगर बैठा हुआ हो, जैसे आपकी कुंडली में सूर्य लग्नेश होकर लगन में बैठे हैं, सूर्य देव की जो भी कारकत्व होते हैं उनसे संबंधित सारी स्थितियां आपको मिलेंगी। सूर्य राजसी ग्रह है, सात्विक ग्रह है, यानी आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे वो एक अच्छे और उच्च स्तरीय कार्य होंगे। ना तो आप खराब कर्म करेंगे और ना ही आप खराब कर्मों को फॉलो करेंगे। ऐसे लोग जीवन में चाहते हैं खुद आगे बढ़ना, लेकिन अपने साथ साथ वो अन्य लोगों का भी ख्याल रखते हैं, क्योंकि सूर्य को राजा कहा गया है। यानी राजा से संबंधित गुण, स्वाभिमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, थोड़ा बहुत घमंड और थोड़ा बहुत अहंकार ऐसे लोगों के बीच में देखा जाता है। लेकिन विशाल हृदय वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। जीवन में परोपकार की भावना करना, राजा के समान प्रजा का ख्याल रखना ऐसे लोगों को आता है। लग्नेश लगन में है, मान सम्मान के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, आयु के लिए अच्छा माना जाता है। लग्नेश जब लगन में बैठा हुआ हो और सूर्य जैसा ग्रह हो तो यह ग्रह अपनी दशा में आपको जीवन में मान सम्मान दिलाएगा, अच्छी आयु देगा। स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज अगर आएंगे भी तो उनको बहुत आसानी से हल करने वाला ये ग्रह है। तो लग्नेश का लगन में होना जीवन में एक चीज़ को कन्फर्म कर देता है कि हाँ, ये व्यक्ति जीवन में अपने बल पर कुछ ना कुछ अवश्य अच्छा कर लेगा। तो वो बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन लगन की शुरुआत से ही है। जब जब हम किसी कुंडली में लगन लग्नेश को मजबूत देखते हैं तो समझ जाते हैं कि हाँ, कुंडली के अंदर स्ट्रेंथ है। चलिए मैं बात करता हूँ अब आपके चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठा है। 12वें घर का मालिक चंद्रमा चौथे घर में नीच का होके बैठा है। द्वादशेष जब चौथे घर में हो तो उसकी दशा अंतरदशा में मकान से संबंधित स्थितियां, यानी स्थान परिवर्तन होना, मकान बदलना, ट्रैवलिंग्स होना आदि देखा जाता है। क्योंकि 12वां घर खर्च का घर होता है और खर्च और व्यय का भाव जो चौथे घर में होता है, तो चंद्रमा जैसा ग्रह है, चौथे घर में है, ये कॉम्बिनेशन मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि द्वादशेष अगर यहाँ हो तो प्रॉपर्टी पे खर्च कराना, घर के अंदर सुख साधन लाने में खर्च कराना, कभी मोटरसाइकिल पे खर्च करा दिया, बाइक पे खर्च करा दिया, गाड़ी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, उनसे संबंधित खर्च की स्थितियाँ चंद्रमा के उसमें बनती हैं। कुंडली में नीच का चंद्रमा है लेकिन सूर्य से काफ़ी दूर है, इसको मैं ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चंद्रमा नहीं मानता। यानी तनाव के हिसाब से कोई विशेष रोल चंद्रमा का आपकी कुंडली में नहीं है, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से चंद्रमा को मानसिकता का भी बहुत बड़ा कारक कहा गया। इसके अंदर एक कमी है, वो है शनि की दृष्टि। मैं यहाँ कुछ चीज़ों को एक साथ लेकर चलूँगा। शनि की दृष्टि आई चौथे घर पर। चौथे घर का मालिक मंगल द्वादश में पहुँचा, अपने से 12वें में कुंडली के तीसरे घर में पहुँचा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं के बल पर मकान बनाने में प्रॉब्लम आती है। यानी जीवन में मकान का सुख तो होता है, लेकिन खुद के बल पर जब खरीदने की बात आती है तो उसमें व्यक्ति का आधा जीवन निकल जाता है। चलिए बात करता हूं मैं अब आपकी कुंडली में शुक्र की। आपके कर्म भाव और तीसरे घर का मालिक जो शुक्र है वो 12वें घर में बैठा है। यानी शुक्र की दशा के अंदर टूर ट्रैवलिंग्स यात्राएं होंगी, स्थान परिवर्तन संभव है। आप अपने कार्य विशेष को चलाने के लिए, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, दूर स्थान से जुड़ेंगे और दूर स्थान पे जाकर कार्य करने से सफलता भी हासिल करेंगे। कभी कभी ऐसे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य हैं, कंपनी से संबंधित कार्यों में यात्राएं करते रहना, व्यवसाय से संबंधित कार्यों में यात्राएं करते रहना,
दूर से जोड़कर, विदेश से जुड़कर कार्य करना, एमएनसीज कंपनी आदि के लिए कार्य करना, मतलब कुल मिला के अपने व्यापार को दूर स्थानों से जोड़ के सफल बनाने का ये एक कॉम्बिनेशन अपने आप में दिखाई दे रहा है। अब आप देखिएगा, कॉम्बिनेशन है शनि और बुध का। बुध को देखें, दूसरे घर का मालिक दूसरे ही घर में है, जो लाभ भाव का मालिक है, यानी व्यक्ति को परिवार से सपोर्ट मिलेगा, व्यक्ति को कुटुंब से सहयोग मिलेगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, घर परिवार से धन भी व्यक्ति को मिलता है। ये कह सकते हैं कि ये वो कॉम्बिनेशन है जो पैतृक संपत्ति देता है। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में हो, पैसे के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए अच्छा, बोलचाल के लिए अच्छा, वाणी के लिए अच्छा, आप अपनी वे ऑफ टॉकिंग से इम्प्रेस कर सकते हैं लोगों को और धन कमा सकते हैं। अब उसके साथ शनि बैठा हुआ है। शनि कौन है कुंडली के अंदर? छठे घर का और सातवें घर का मालिक शनि दूसरे घर में है। शनि की दशा अंतरदशा अगर जीवन में आती है तो ये आपको हेल्थ इश्यूज दे सकती है। किसी प्रकार का छोटा मोटा रोग दे दिया, कोई चोट लगवाना या एक्सीडेंट आदि भी देने में ये शनि सक्षम है, क्योंकि शनि छठा स्थान यानी रोग स्थान, सप्तम स्थान यानी मारक स्थान का मालिक है और दूसरे घर में बैठा हुआ है। अब शनि की दशा अंतरदशा जीवन में आएगी तो पैसे से संबंधित हानि, किसी प्रकार की बीमारी पे खर्च होना, लोन पे खर्च होना, कर्जा ले लिया, परिवार के लोगों को पैसे से मदद कर दी, यानी अकस्मात आने वाले खर्च, अचानक से होने वाली धन हानि शनि की अंतरदशा में देखी जा सकती है। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद देता है, कभी कभी विवाह में देरी और पत्नी के साथ संबंधों में प्रॉब्लम की स्थितियां इन्हीं कॉम्बिनेशन से देखी जाती हैं। नवांश कुंडली को मैं स्पाउस या मैरिड लाइफ के लिए देखता हूँ। यहाँ पर सप्तम भाव पर शनि की तीसरी और मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ को संभालने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, मैरिड लाइफ को चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। पत्नी के साथ मतभेद अवश्य आएंगे, लेकिन क्योंकि शुक्र या बृहस्पति के साथ है तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं दिखाई देती। इतना मैं आपकी कुंडली से देख रहा हूं, क्योंकि पत्नी की कुंडली मेरे पास नहीं है आपकी। अब आप देखिएगा तो शनि बुध का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। राहु और केतु कुंडली के 5वें और 11 से संबंध बना रहे हैं, यानी राहु केतु की दशा जीवन में अगर आई तो धन के हिसाब से अच्छी होगी, प्रोग्रेस के हिसाब से अच्छी होगी, सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से अच्छी होगी, लेकिन मैरिड लाइफ वाइज अच्छी नहीं होगी। एक बात। दूसरा, राहु और केतु हमेशा जिस ग्रह की राशि में होते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। राहु यहाँ बुध की राशि में है, बुध धन भाव में है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम देंगे। केतु यहाँ बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति पंचमेश है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम देंगे। अब बृहस्पति और मंगल का बहुत सुंदर राजयोग बन रहा है इस कुंडली में कि पंचम भाव और नवम भाव के मालिक जब एक साथ कुंडली में हो तो ये धन योग है। लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को मिलती है। पंचम का मालिक, भाग्य स्थान के मालिक और चौथे घर के मालिक यानी गुरु मंगल का संयोग जब तीसरे घर में बने, ऐसा व्यक्ति अपने स्वयं के एफर्ट से आगे बढ़ता है, खुद को अपने आप में जीवन में संघर्ष से आगे चलाता है, लक्ष्मी का उपार्जन करता है। जीवन में ये कॉम्बिनेशन धन प्राप्त देने के लिए है। जीवन में बृहस्पति और मंगल की महादशा जब भी आएंगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपकी योजनाओं में वृद्धि होगी, आप अपनी बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, योजनाओं के द्वारा पैसा कमाएंगे। ये वो कॉम्बिनेशन है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंत कार्य करता है। और जब आपके हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशन बने कि सूर्य लगन में, गुरु मंगल का रोग, राहु केतु यहाँ, शुक्र 12वें घर में, बुध उच्च का, तो व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन जब आप दुनिया से जाएंगे उस दौरान आप अवश्य करोड़पति अवश्य होंगे। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ है, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लस धन दोनों को मिलाकर हो, लेकिन ऐसा होगा अवश्य। चलिए, ये तो थी कुंडली की रूपरेखा कि हाँ ग्रहों की स्थितियाँ कुंडली में क्या कह रही हैं। असली फल मिलता है दशाओं में। दशा का मतलब है जिस ग्रह की दशा चल रही होती है वह ग्रह अपनी दशा में रिजल्ट देता है। अगर वो अच्छा है तो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, अगर वो खराब है तो वो खराब रिजल्ट देगा। फिर कुंडली में बने हुए राजयोग धनयोग कुछ नहीं कर पाएंगे। केतु की महादशा चल रही है आपको। केतु कहाँ है? 5वें घर में।
बुद्धि स्थान पर केतु है, यानी बुद्धि चलेगी, बुद्धि के द्वारा धन मिलेगा। किसकी राशि में है? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति तीसरे घर में मंगल के साथ है, यानी केतु की दशा में धन मिलेगा। वो धन स्थान परिवर्तन करके, यात्राएं करके, टूर ट्रैवलिंग्स करके मिलने की पूर्ण संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि मैंने आपको अभी भी कहा था कि राहु केतु कुंडली के अंदर धनदायक ग्रह हैं। राहु केतु कुंडली में प्रोग्रेस कराने वाले ग्रह हैं, लेकिन नवांश में केतु का छठे घर में जाना पत्नी के साथ संबंधों में समस्या देगा। पत्नी को हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है और पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद भी देगा। कर्म के वर्ग में देखिएगा, केतु लाभ भाव में लाभेश के साथ, यानी केतु की दशा में प्रोफेशनली तरक्की अवश्य होगी। अभी आपको केतु में बृहस्पति शुरू हुई है 8 अप्रैल 2021 से, यानी केतु की महादशा के अंदर बृहस्पति की अंतर्दशा आई। बृहस्पति तीसरे घर का में बैठे हुए हैं, भाग्येश मंगल के साथ हैं, पंचमेश होके हैं, यानी केतु बृहस्पति में किसी प्रकार का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, जगह परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन संभव है, लेकिन वो आपके लिए बेहतर होगा। यानी आपके जीवन में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो वो परिवर्तन आपके लिए सुखद होगा। आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, स्थान बदलना चाहते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि मार्च 2022 तक आपके जीवन में केतु में बृहस्पति चलेगा, जिसमें बहुत हद तक ये संभावनाएं मुझे दिखती हैं। कभी कभी लोग बाग के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें वो काम करते हैं, उसमें भी ऐसे लोगों को फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि आपकी कुंडली में सरकारी कार्ड से लाभ लेना, सरकारी ठेके से लाभ लेना, सरकारी नौकरी से लाभ लेने के भी अच्छे खासे योग मौजूद हैं। अगर ऐसे व्यक्ति सही समय रहते हुए जीवन में सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो वो सफल हो जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनली केतु की दशा अच्छी है, केतु में बृहस्पति आपको चल रहा है। अब जिस शनि के बारे में मैं बात कर रहा था कि 15 मार्च 2022 से 24 अप्रैल 2023 केतु में शनि आएगा। शनि दूसरे घर में है। अपनी हेल्थ का आने वाले समय में ध्यान रखें। बिना वजह के पैसा खर्च हो सकता है, चाहे वो पैसा बीमारियों पे खर्च हो, चाहे किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स पे, झगड़े झंझट पे खर्च हो, उससे सावधान रहिएगा। अपने पैसे को सेव करके रखिए, गलत कार्यों में इन्वेस्ट नहीं करना। यानी मार्च 22 से अप्रैल 23 के बीच आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। और भी मैं आपको बताऊं कि कम से कम अप्रैल 2024 तक तो पैसे से संबंधित स्थितियों को बचा के रखें। कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने पैसे को सेव करके रखें, अच्छे कार्यों में खर्च करें, नहीं तो आपको पैसे का लॉस हो सकता है। क्योंकि केतु की दशा अप्रैल 2024 में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आएगी शुक्र की 20 साल की महादशा। शुक्र आपकी कुंडली में बहुत एक्सीलेंट है, 12वें घर में है। यानी ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कोई नौकरी के या व्यवसाय के क्षेत्र में हो तो वह दूर स्थान से जुड़कर पैसा कमा सकता है, विदेश जाके पैसा कमा सकता है, टूर ट्रैवलिंग से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से पैसा कमा सकता है। तो दशा का फ्लो प्रोफेशनली अच्छा है, लेकिन अपने डिसीजंस पर काबू रखें और धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। तो हेल्थ के हिसाब से देखें तो 2022 में कुछ चिंता दिखती है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। उपाय मैं आपको बताऊंगा, उन सब चीज़ों से आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो भी वर्तमान में थोड़ी बहुत आ रही हैं, क्योंकि दशा बृहस्पति की है। अब आज के समय में बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यही बृहस्पति कुछ समय के लिए नीच के हो जाएंगे। तो क्या करना है? पैसे को संभाल के रखना है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। खान पान पर ध्यान देखिएगा, क्योंकि बृहस्पति खान पान से देने वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं कि आपने गलत खान पान करा, खराब लाइफस्टाइल हो गई आपकी, आपको प्रॉब्लम हो गई। तो उस लिए आपको थोड़ा सा यहाँ सावधान रहना है। बाकी केतु में बृहस्पति आपके लिए कोई ख़राब नहीं है। जब सप्तम से ग्रह चलता हुआ छठे घर में आता है तो कभी कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं, खुद को भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर्स को भी हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ी चिंता का विषय यहाँ नहीं है। करियर प्रोग्रेस मेरे हिसाब से आपको चार्ट को अच्छी है। आपके पास आने वाले समय में जॉब चेंज के भी ऑफर आ सकते हैं, तो उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा है, करियर के हिसाब से अच्छा है, पैसा आपको अच्छा आएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। थोड़ी बहुत चिंता दिखाई दी मैरिड लाइफ के हिसाब से। बाकी मैं प्रोफेशनली आपकी कुंडली को लेकर चिंता में नहीं हूँ, इतना पैसे को लेकर चिंता में नहीं हूँ, फ्यूचर को लेकर चिंता में नहीं हूँ, लेकिन हाँ पारिवारिक जीवन को आप अपने को संभाल के रखें, अच्छा करके रखें, वो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा।
तो दशा ठीक है। आगे जिन बातों के बारे में मुझे आपको सचेत करना था वो मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। पूजा के बारे में बात करें, अभी आपको संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ लगातार करना चाहिए। भगवान गणेश का स्तोत्र है, आप गूगल से सर्च कर लीजिए संकट नाशन गणेश स्तोत्र। इसको रोजाना 3 बार पाठ करें आप, और कोई पूजा करने की आपको जरूरत नहीं है। रोजाना 3 बार संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपको करना है। ये तो हुई आपके लिए पहली पूजा। दूसरा, मैं आपको कोई और पूजा ना बता के अब मैं आपको सजेशन दूंगा जेम्स का, कि कौन सा जेम्स आप पहने जिसको आप आजीवन पहन सकें, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो। देखिए, हमेशा जेम्स में ये देखना चाहिए कि उस ग्रह की स्थिति बाकी वर्ग कुंडलियों में, खास तौर पे नवांश कुंडली में कैसी है। मैं आपके हॉरोस्कोप को देख के बृहस्पति प्लेनेट को ज़्यादा बल देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बृहस्पति एक तो आपका राजयोग में है मंगल के साथ, पंचमेश भी है, केतु भी जो है वो बृहस्पति की ही साइन में है। नवांश में देखें तो केतु यहाँ शुक्र के साथ केंद्र में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो केंद्र में बैठा है। तो मेरे हिसाब से जो स्टोन का सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप आजीवन ये रत्न पहन सकते हैं, वो है भाई साहब पुखराज। पुखराज रत्न आपको पहनना है, श्रीलंकन पुखराज पहनना है। अप्रॉक्स समझिएगा आप 6.5 से 7.5 रत्ती के बीच का स्टोन आपको पहनना है। आपको चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का स्टोन मैं आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। सर्टिफाइड स्टोन मैं अपने क्लाइंट्स के लिए अवेलेबल कराता हूँ। तो श्रीलंकन पुखराज आपको यहाँ पहनना होगा, राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में ये पहना जाता है। गोल्ड में आपको ये बनवाना होगा। स्टोन हम आपको भेज देंगे, आप उसको गोल्ड में तैयार करा लीजिएगा। उपाय के तौर पर सिर्फ संकट नाशन गणेश स्तोत्र 3 बार पाठ करना है। तो ये सजेशन था आपका स्टोन के लिए। इसके अलावा बाकी और कोई स्टोन ना पहने, आप किसी चक्कर में ना पड़े, एक ही स्टोन पहने, यही आपको बहुत अच्छी तरीके से लाभ देगा, क्योंकि करियर के हिसाब से आने वाला समय आपका बेहतर है। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, आपके सवालों के जवाब, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सावधानी रखनी है, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया है। कौन सा रत्न पहनना है उसकी भी मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। नमस्कार।